हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज बाजार ने जो लुत्फ दिखाया उसका मजा ही कुछ और था। बाजार 9000 काटते काटते रह गया। आपको याद होगा कल ऑप्शन चेन की वीडियो, जब हम ऑप्शन चेन एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था ये 9000 बहुत स्ट्रांग, इसको काटने में बाजार को बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। और आपने देखा आज बाजार काटते 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 रह गया। चलिए अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। बाजार आज में सबसे पहले MKJ निफ्टी 50। तो आइए अपने चहेते निफ्टी 50 के दर्शन कर लेते हैं। निफ्टी 50 को देखिए साहब, बाजार खुलता है आज 9168 पर। कल बाजार बंद हुआ था 9239, कह लीजिए राउंड फिगर्स बोलूंगा। कल बाजार बंद हुआ था 9240 पर, आज खुलता है 9170 पर। लगभग 70 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होती है। उसके बाद बाजार गिरता जाता है, एक नीचे का बॉटम बनाता है 9043 का और एक गैप छूट जाता है। तब मेरे सारे व्हाट्सएप के मेंबर्स मैसेज कर रहे थे, सर ये गैप रह रहा है। मैंने कहा यार गैप रह जाएगा तो फिर गैप फिल करने तो निफ्टी आता ही है। लेकिन उसके बाद बाजार चढ़ता है, फिर गिरता है, चढ़ता है, फिर गिरता है और लास्ट में जाते जाते चढ़ता जाता है और एक पीक बनाता है 9240 की। और उसके बाद थोड़ा सा गिरकर लगभग 9200 पे बंद हो जाता है। तो नीचे का उसने लेवल जो है लगभग 9040, यानी एग्जैक्ट बात करूं तो 9043 का बनाया था। जब 9043 पर पहुंचा था तो सारे लोगों के दिल जो है एकदम खुशी से झूम रहे थे कि अभी 9 काटा। देखिए बाजार में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो उम्मीद करते हैं बाजार गिरेगा, एक जो उम्मीद करते हैं बाजार चढ़ेगा। दोनों तरह के लोग अपनी अपनी जगह सही हैं। तो आज मौज लग रही थी जिनको बाजार गिरेगा, पर बाजार ने बड़ा धोखा दिया, ऊपर में निकल गया 9240। कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उससे हल्का सा काट ही दिया उसको और अंत में बाजार जो बंद हुआ कल की क्लोजिंग से लगभग आधा % कह लीजिए, अराउंड 43 पॉइंट्स नेगेटिव में बाजार बंद हुआ अगर हम 2 दिन की क्लोजिंग कंपेयर करें तो। अब बात करते हैं आज के 3% से ज्यादा तेजी दिखाने वाले शेयरों की। तो आप देखेंगे ऐसे आज 5 शेयर्स थे जिन्होंने 3% से ज्यादा तेजी दिखाई और वेदांता को तो आज जोश ही आ गया था, दारा सिंह वाला। कैसा लगा डायलॉग? और 11.87% पे की तेजी के साथ आज वो बंद हुआ। उसके अलावा NTPC, भारती एयरटेल, ITC, भारती इंफ्राटेल, ये सभी 3% से ज़्यादा की तेजी के साथ बंद हुए। अब बात करें 3% से ज़्यादा की गिरावट वाले तो सिर्फ 2 शेयर ही थे और उसमें टॉप पे था रिलायंस, जिसने आज 6% की गिरावट दिखाई। तो आपका प्यारा राज दुलारा सबसे न्यारा रिलायंस आज सबसे ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे गिरा। और उसके बाद गेल था जिसने 3.64% की गिरावट दिखाई। अब हम बात करें की इंडिसेस की, तो साहब की इंडिसेस में तो लालियाली ही बरस रही है, कोई हरियाली नहीं है, सिर्फ लालियाली है। आप देखिए सारे इंडेक्स लाल में बंद हुए हैं, चाहे वो निफ्टी मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, नेक्स्ट 50 हो, बैंक हो, सारे की इंडिसेस आज लाल में बंद हुए हैं। और सबसे ज्यादा गिरावट जो हमें देखने को मिली आज मिड कैप 100 में देखने को मिली। और विक्स हरियाली में बंद हुआ है, हल्का सा हरा, कितना लगभग आधा % हरे में बंद हुआ है। मेरे को इतने सारे मैसेज आ रहे थे जब ये बीच में लाल हो गया था मेरे व्हाट्सएप के मेंबर्स के, सर ये लाल हो गया सर, बाजार गिरेगा नहीं, बाजार चढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको बड़ी उम्मीद होती है कि बाजार गिरेगा। सर ने 6000 का इंडेक्स काटेगा तो आज नहीं कल तो काटेगा। अब देखते हैं साहब, हम तो एक अपने दिमाग से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करके कुछ चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, बाकी होना ना होना हमारे हाथ में थोड़ी है, प्रभु के हाथ में। ये सारी की सारी जो लीला है उसके जो रचेता है वो हमारे प्रभु हैं। कैसा लगा डायलॉग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब बात करते हैं सेक्टोरल इंडिसेस की। तो सेक्टोरल इंडिसेस में मिला जुला सा प्रदर्शन रहा, कुछ इंडिसेस लाल में तो कुछ हरे में बंद हुए। ज्यादा इंडिसेस अगर आप देखेंगे तो वो हरे में रहे। सबसे ज्यादा गिरावट आज निफ्टी एनर्जी ने दिखाई, जिसमें लगभग
2% की गिरावट देखने को मिली। और सबसे ज़्यादा तेजी आज आपके निफ्टी मीडिया ने दिखाई, जिसमें आपको लगभग 0.25% की तेजी देखने को मिली। तो ये थी कहानी आज एमकेजे निफ्टी 50 की। आइए अब चर्चा करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स की। और आज मैं आपके लिए बढ़िया शेयर लेके आया हूं, क्योंकि आजकल आपको पता है क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है। जैसे आम का सीजन होता है, संतरे का सीजन होता है, अनार का सीजन होता है, आजकल रिजल्ट्स का सीजन है। Q4 के रिजल्ट आ रहे हैं। Q4 रेफर करता है जनवरी से मार्च का। एक बात आप सदा ध्यान रखिएगा, इस वक्त जो Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें केवल खराब जो दिन है वो 10-12 ही है। लॉकडाउन तो 22 से शुरू हुआ था ना, तो 9-10 दिन ही है खराबी वाले, बाकी सारे नॉर्मल दिन है। जो Q1 होगा ये वाला अगले साल का, नए फाइनेंशियल ईयर 20-21 का जो Q1 है, जिसमें आएगा अप्रैल मई जून, वो बहुत गंदा क्वार्टर होगा, क्योंकि उसमें खराबी के सबसे ज़्यादा दिन होंगे। 1.5 महीना तो बीत ही चुका है, अभी पता नहीं कितने दिन और चलेंगे, तो वो तो बाद में हमें पता चलेगा। तो अभी जो हालात हैं वो कम खराब वाले रिजल्ट है, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको ये जो मैंने कमेंट दिया, ये जो बात बताई है, कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पहली कंपनी जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, आपकी फेवरेट ये बंधन बैंक की बातों का है, यानी बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं और आपको जान के दुखी होगी। ऑल्दो मैं मुस्कुरा के बता रहा हूँ, दुख भरी बातें भी मुस्कुरा के बताता हूँ। रिजल्ट्स जो हैं खराब हैं और जो प्रॉफिट हैं Q-on-Q बेसिस पर 29% गिरे हैं। तो जो है मज़ेदारी नहीं है। आइए डिटेल में रिजल्ट्स की बात करते हैं। देखिए, प्रॉफिट में Q-on-Q बेसिस पे 29% की गिरावट देखने को मिली। और जो बैंक के नेट प्रॉफिट आए वो आए हैं 517 करोड़ के। ET Now ने एक पोल किया था और उसके अनुसार ये माना जा रहा था कि प्रॉफिट कहीं 700 करोड़ के लपेटे में आएंगे, पर 700 करोड़ के लपेटे में ना आकर मात्र 517 करोड़ के आए हैं, जो कि एक बहुत छोटी फिगर हो गई। यानी कहीं ना कहीं बाजार, जो अपना बंधन बैंक है, उसने बाजार को निराश किया है। अगर हम प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज की बात करें तो इस दौरान जो प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी क्रिएट किए गए हैं वो 827 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये लगभग 300 करोड़ से भी कम के थे। एसेट क्वालिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो 1.48 है, राइट। तो जबकि दिसंबर क्वार्टर के 1.93 थे। तो ओवरऑल अगर हम Q-on-Q कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अब जो अपने जो चंद्रशेखर घोष बाबू हैं, उन्होंने कंपनी की परफॉर्मेंस को कहते हुए बोला कि देखिए, ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है। कंपनी को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, इसलिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 690 करोड़ का प्रोविजन भी क्रिएट किया। अब अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो यहाँ थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि वो लगभग 9% Q-on-Q में बढ़ी है और बढ़कर हो गई है 1680 करोड़। तो ये एक अच्छी बात है। आइए अब हम कंपनी के प्राइस और वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। कंपनी का भाव अगर देखेंगे बाजार में, आज बंधन बैंक जो बंद हुआ वो लगभग 134 रुपये के आसपास बंद हुआ। टोटल जो ट्रेड हुआ वो 132 करोड़ शेयरों का ट्रेड हुआ। टॉप पे आ रहा है, मैं ऐसे ही पढ़ूंगा टॉप के साथ ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। अब अगर हम देखें तो आज जो बाजार में शेयर का भाव खुला वो 238 रुपए के ऊपर खुला। बाजार ने एक बॉटम बनाया, बाजार में शेयर ने एक बॉटम बनाया 229 रुपए का, और पीक बनाया 238 रुपए का, और क्लोज हुआ 233 रुपए के ऊपर। तो ओवरऑल बाजार में अगर शेयर को देखा जाए 9 रुपए की रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहा। बीच में काफी गिर गया था, पर लास्ट में चढ़ गया, फिर एक गिरावट दिखाई और बाद में काफी ठीक ठाक चढ़ के बंद हुआ। अब हम बात करते हैं कंपनी के वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। अगर आप कंपनी की ईपीएस देखेंगे जो पिछले 4 क्वार्टर्स के कहीं मिलाकर 19 रुपए के आसपास है। कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो काफी रीजनेबल है, 12 के आसपास। प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ी सी और बैंकों के साथ कंपेयर करें तो हायर साइड पर है 3.24। वैसे बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजनेबली गुड है। अब अगर कंपनी की डिविडेंड देखें वो 30% है, डिविडेंड यील्ड जो है 1.28% आती है। पर मैं बता दूं आरबीआई ने मना कर दिया बैंकों को डिविडेंड देने से, तो आने वाले वक्त में अभी बैंकों से डिविडेंड की उम्मीद ना करिए। अब डिलीवरेबल
रीजनेबल ट्रेड्स देखे जाएं जो कि लास्ट में आप देखेंगे वो लगभग 15% है, जो इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि डिलीवरियां लोग नहीं उठा रहे। यानी इसमें आज की डेट में इंट्राडे ट्रेडर्स सट्टा दबा के मस्ती के साथ मौज के साथ खेल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की। आपको देख के मजा आ जाएगा, प्रोमोटर्स के पास एक बहुत मोटा माल है, लगभग 61%, और एफआईज डीआईज ने भी इसमें एक अच्छी रीजनेबल इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लगभग 13% की। म्यूचुअल फंड ने भी लगभग 2.25% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो यानी कि देखा जाए सारे डीआईज का माल मिला लिया जाए, अदर डीआईज का भी देखा जाए तो वो लगभग 18% की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और जो टोटल डीआईज की इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 21% के आसपास है। और आप और मेरे जैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट इसमें लगभग 5% है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न यही दिखा रहा है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, भले वो एफआईज हों, भले वो डीआईज हों, उनको बैंक में विश्वास है और उन्होंने ठीक ठाक सी रकम इसमें लगा रखी है। अब मेरे से कई मेरे श्रोता पूछते हैं कि सर आप किस भाव पे शेयर को लेना पसंद करेंगे। तो देखो बेटा, शेयर ने जो 52 वीक लो बनाया, आपके सामने आ गया है, 52 वीक लो जो बनाया शेयर ने 152 का बनाया, 52 वीक हाई जो बनाया 650 का बनाया। इसमें मुझे आईपीओ में भी शेयर्स अलॉट हुए थे और बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा था। कई शेयरों में मैंने मुनाफा बुक कर लिया था, बाकी रख लिए थे। जिनको रख लिए थे उनके लिए मैं आज भी पछता रहा हूँ। कैसा लगा डायलॉग, क्योंकि ये भाव गिर चुका है। अब भैया इसने नीचे में 152 का रुख ले रखा है, तो इस भाव पे 233 के भाव पे तो मेरा मन लेने का है नहीं। हाँ, हो सकता है मैं इसमें कोई पुट जो है शॉर्ट कर दूं, बेच दूं, क्योंकि पुट बेच के कुछ प्रीमियम कमाने की चाह में तो मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूं। अदरवाइज डिलीवरी बेसिस पे मैं इसको करंट भाव में लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बाकी आपके लिए सारा जहान खुला हुआ है, जहां अच्छा लगे वहां दाव लगा दीजिए। यानी मोटी सी बात यह है कि मैं इसको कहीं ना कहीं 150-60 की रेंज में ही खरीदना पसंद करूंगा अगर कैश एंड कैरी की बात की जाए, क्योंकि इसका 52 हफ्तों का भी लो वो रहा है और मुझे लगता है सूनर और लेटर एक बार तो ये लो काटेगा ही। आइए अब बात करते हैं स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी की। अच्छी एक बढ़िया कंपनी है, इसके भी Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं। मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स, आज ही मेरे एक नए इन्वेस्टर जुड़े थे, उन्होंने स्पेशली मुझे फ़ोन किया, रूबी मेंबर थे। उन्होंने कहा सर स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी का मुझे ध्यान नहीं, शायद उनके पास 3500 शेयर थे। मैंने लिए, ये कैसी कंपनी है? तो मैंने कहा चलो आज इन्हीं के क्वार्टरली रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं, हमारे जो नए मेंबर हैं वो खुश भी हो जाएंगे। आइए बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स की। तो कंपनी के प्रॉफिट्स में मज़ेदारी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट जो है 50% गिर गए हैं और गिर के 80 करोड़ के रह गए हैं। तो ये मज़ेदारी बात नहीं रही। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी 35% की गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आइए रिजल्ट्स की चर्चा थोड़ी डिटेल में, डीप में करते हैं। अगर हम फुल ईयर की बात करें 2019-2020 की, तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है लगभग 5150 करोड़ के आसपास है, और ये अगर 2018-2019 से कंपेयर किया जाए तो 1% बढ़कर प्राप्त हुआ है। लेकिन 1% की आप बढ़त सोच सकते हैं, ना के बराबर बढ़त है। अगर हम प्रॉफिट को देखें, जो कंपनी के प्रॉफिट है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, वो 2019-20 में 472 करोड़ के रहे हैं। अब जो कंपनी का ये मानना है कि भाई इस वक्त जो है थोड़ी दिक्कत है, परेशानी चल रही है और डिमांड में रिकवरी नहीं है, और कंपनी को लग रहा है डिमांड में रिकवरी आने में समय लगेगा। इसके बावजूद कंपनी ने अपने शेयर के ऊपर 175 रुपए का डिविडेंड, 175% का डिविडेंड दिया है, जो कि बनता है 3.5 रुपए का डिविडेंड। कंपनी के अनुसार उनके पास इस वक्त जो ऑर्डर बुक है वो 10,000 करोड़ की है। तो यानी कंपनी का ये जो शेयर है बेसिकली अभी मंदे की गिरफ्त में है, परफॉर्मेंस थोड़ा इसमें खराब है। आइए इसके प्राइस चार्ट पे क्या पोजीशन है उसको हम देख लेते हैं। शेयर जो है आज 96 रुपीस के आसपास, 96 रुपीज 80 पैसा पे क्लोज हुआ है। इसमें जो वॉल्यूम रहा आज 55 लाख शेयर्स का रहा। और अगर हम आज के प्राइस मूवमेंट को देखें तो बाजार में शेयर खुलता है 95 रुपीज 50 पैसा का, एक बॉटम बनाता है 91 रुपीज 40 पैसा का, फिर एक पीक बनाता है 98 रुपीज 70 पैसा का, और उसके बाद अराउंड 97 बाजार में क्लोज हो जाता है। यानी 7 रुपए की रेंज में आज ये शेयर बाजार में ऊपर नीचे और एक स्टेबल पोजीशन में घूमता रहता है। अगर आप 52 वीक हाई और लो देखें तो 52 वीक जो लो है शेयर का वो 58 रुपीज 65 पैसा है, और हाई 197 रुपीज 90 पैसा है। यानी अभी का जो करंट भाव है अगर आप देखें 52 वीक हाई का तो आधा है और 52 वीक लो का डबल है। यानी कहीं ना कहीं 52 वीक
लो के नज़दीक है। भाई शेयर की परफॉर्मेंस हल्की है, दिक्कत है, ज़्यादातर कंपनियों को जो काम मिलने में परेशानी आ रही है क्योंकि कोविड की लड़ाई के जंग के वजह से लोग जो है बिजनेस पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। तो मेरी बात करें मैं शेयर को कब लेना चाहूँगा, वैसे मेरे पोर्टफोलियो में शेयर है नहीं क्योंकि मुझे और अच्छे शेयर नज़र आते हैं तो मैंने इसको लिया नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि ये शेयर अच्छा नहीं है, शेयर ये काफ़ी अच्छा है और इसकी डिविडेंड यील्ड भी अगर आप देखेंगे तो 3.5% से ज़्यादा की है। तो शेयर अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं क्या कब लेना इसे पसंद करूंगा तो मेरा अभी भी स्टेटमेंट यही रहेगा कि अभी मेरे पास इसकी बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। लैक ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं इसको कहीं 52 वीक लो के आसपास ही लेना चाहूँगा। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 4000 करोड़ से कम है। इतनी छोटी कंपनी जो होती है वो चींटी के समान हो जाती है और आंधी में सबसे पहले कौन उड़ती है? चींटियाँ। तो भाई छोटी कंपनी को खतरे ज़्यादा होते हैं। हाथी तो आंधी को संभाल लेता है, इन्फोसिस, टीसीएस ये तो संभाल लेंगे, पर इस तरह की छोटी कंपनियों को दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। और इसकी बैलेंस शीट की जब हम चर्चा करेंगे तो इस बात को और डिटेल में समझेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल लीवरेज कैसी। आइए कंपनी के वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 करोड़ से कम का है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है 3.5% से ज़्यादा, प्राइस अर्निंग रेशियो बड़ा अट्रैक्टिव है 7 टाइम्स का है और प्राइस टू बुक रेशियो इस वक्त अगर देखा जाए तो रीजनेबल है 2.5 टाइम्स के आसपास है। कंपनी के जो डिलीवरेबल्स हैं वो अच्छे खासे हैं, 32% के हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इसका माल डिलीवरेबल बेसिस पर खरीद रहे हैं। आइए कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं। अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो शेयर होल्डर फंड है वो लगभग 1600 करोड़ का है और उसके अगेंस्ट जो कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो लगभग 581 करोड़ की है। यानी कंपनी का स्टैंड अलोन बेसिस पे ठीक ठाक सा लोन है। अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर होल्डर फंड है वो लगभग 1719 करोड़ का है और उसके अगेंस्ट अगर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखेंगे तो वो 934 करोड़ की है। कहीं ना कहीं जाके 50% से ज़्यादा की कंसोलिडेटेड बेसिस पे लोन है। वैसे लोन बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आजकल के बुरे दौर पे किसी के ऊपर लोन हो तो परेशानी है और इसका जीता जागता उदाहरण अपने मोटा भाई हैं। आप देख रहे हैं मोटा भाई कितनी तेज़ी से लगे हुए हैं अपने सारे लोन को उतारने के लिए। एक तरफ जियो में माल बेच दिया फेसबुक को, एक तरफ राइट्स ले आए, हो सकता है जियो का IPO भी ले आए। तो जो समझदार लोग हैं वो सारे इस काम में लगे हुए किसी तरह से अपना लोन उतारो, नहीं तो ये जो बुरा वक्त है काटे कटेगा नहीं। आइए अब बात करते हैं मेंबर्स क्वेरी में। आज की जो क्वेरी है वो मेरे व्हाट्सएप के मेंबर की है। क्वेरी जो है हमारे अंकुर गोयल जी की है। ये मंडी गोविंदगढ़ पंजाब को बिलोंग करते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी क्वेरी पूछी तो मैंने कहा भाई चलिए आप एक क्वेरी ढंग से डाल दीजिए तो मैं आज के अपने शो में आपकी क्वेरी ले लूँगा। इनकी क्वेरी जो है वो हाथवे केबल को लेकर है। इनका पूछने का मतलब ये है कि भैया इसको बाय सेल करें या ना करें, इसकी ट्रू पिक्चर बताएं, थोड़ी नॉलेज दें, क्योंकि आपको मालूम होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं। आज हाथवे केबल्स जो है अपर सर्किट में फ्रीज था। हाथवे केबल में अपने मोटा भाई का पैसा लगा हुआ है और पीछे कुछ न्यूज़ भी थी कि कई सारी कंपनी को ये कंसोलिडेट कर रहे हैं। मोटा भाई जो इस वक्त लगे हुए हैं अपनी कंपनी का रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, अपने ग्रुप का, वो कई चीज़ों को जोड़ रहे हैं, कई चीज़ों को तोड़ रहे हैं ताकि वो एक रिकंस्ट्रक्शन कर सके, हर चीज़ को बेटर बना सके। तो उसके चलते देखने में आया कि ये शेयर भी तेजी से ऊपर की तरफ लपक लिया और आज अपर सर्किट में फ्रीज हो गया। अगर शेयर के हम 52 वीक हाई और लो की बात करें, आप देख सकते हैं वो 38 रुपए का रहा हाई और 10 रुपए 50 पैसे का लो रहा और आज अपर सर्किट में फ्रीज था 27 रुपए 15 पैसे में। और इसके बावजूद इसमें वॉल्यूम आज बहुत ज्यादा था, 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसमें वॉल्यूम था और शुरू में शेयर नीचे के रेट पे था, बाद में चढ़ते चढ़ते कुछ ही समय ऊपर फ्रीज हो गया और उसके बाद फ्रीज ही पड़ा रहा। अब आज की अगर पोजीशन देखें तो बाजार में शेयर खुलता 24 रुपए पे, गिरता 23 रुपए पे और ऊपर में 27 रुपए पे अपर सर्किट में फंस जाता है। अब ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मुश्किल से 48 करोड़ है, यानी 5000 करोड़ से कम। कंपनी की ईपीएस ना के बराबर है ईपीएस ना के बराबर है, तो इसलिए प्राइस अर्निंग रेशियो 301 टाइम का निकल के आ रहा है। कोई सुनेगा तो उसके पैर के नीचे से जमीन ही निकल जाएगी। प्राइस टू बुक रेशियो काफी अट्रैक्टिव है, 1.11 है। कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया नहीं है, 0 डिविडेंड यील्ड है और कंपनी के जो डिलीवरेबल्स हैं वो अच्छे खासे हैं, 45% के हैं, यानी लोग इसमें माल उठा रहे हैं, डिलीवरी पकड़ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इसमें सट्टा चल रहा है। क्यों? क्योंकि अपने मोटा भाई का नाम जुड़ा हुआ है। आज की डेट में मोटा भाई ने पूरे बाजार में जो है हलचल मचा रखी है, हर एक को हिला रखा है। अगर रिलायंस में तेजी ना होती तो आज बाजार
9000 से काफी नीचे होता। आपको मेरा ये कमेंट कैसा लगा, आप इस पर कमेंट ही करिए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो मेरे कमेंट में आपने कमेंट करना है कहाँ, कमेंट बॉक्स के अंदर। तो देखते हैं आपके विचार क्या है। आइए कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में एक अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो शेयर होल्डर फंड है स्टैंड अलोन बेसिस पे 4300 करोड़ का है, जिसके अगेंस्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग केवल 43 करोड़ है, यानी 1% से आसपास, बहुत कम है। और कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का जो शेयर होल्डर फंड है वो 3700 करोड़ से ऊपर का है, और उसके अगेंस्ट जो बोरोइंग्स है वो 44 करोड़ की, जो कि काफी कम है। अगर आप इस साल की और पिछले साल की बोरोइंग को कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा कंपनी ने अपने लोन को बड़ी तेजी से उतारा है, क्योंकि पिछले साल कंपनी के ऊपर भारी लोन था। स्टैंड लोन बेसिस पे 800 करोड़ और कंसोलिडेटेड बेसिस पे 1450 करोड़ का लोन था, जो घटाकर अब 50 करोड़ से कम कर दिया गया है। तो इसके लिए कंपनी के लिए तालियां बजानी चाहिए। कंपनी ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि ऐसे बुरे वक्त में लोन से दूरी ही हमें बचाए रखेगी, आगे की तरफ लेकर जाएगी। आइए बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए। मैं Q4 के रिजल्ट्स कंपेयर कर रहा हूं 2020 के किसके साथ, 2019 के साथ। तो अगर आप देखेंगे इनकम में बढ़त है, एक्सपेंडिचर में बढ़त है, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल टैक्स में हल्की सी बढ़त है, बोथ ऑन स्टैंड अलोन बेसिस और कंसोलिडेटेड बेसिस। कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस था और इस बार गेन है। अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट्स देखेंगे तो उसमें भी कंसोलिडेटेड बेसिस पे अच्छी खासी बढ़त है, पर स्टैंड अलोन बेसिस पे प्रॉफिट काफी ज्यादा गिर गए। पिछले क्वार्टर में 212 करोड़ के थे पिछले साल इसी क्वार्टर में, और इस साल फोर्थ क्वार्टर में मात्र 13 करोड़ के, जबकि कंसोलिडेटेड बेसिस पे पिछले साल इसी क्वार्टर में 14 करोड़ के थे और इस साल 50 करोड़ के। यानी कंसोलिडेटेड वाले प्रॉफिट बढ़े हैं और स्टैंड अलोन वाले प्रॉफिट घटे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब अगर हम बात कर लें ईपीएस की, तो ईपीएस में आप देखेंगे कंपनी की जो स्टैंड अलोन बेसिस पे ईपीएस है बहुत ज्यादा गिर गई है। पहले ₹1.42 थी, अब गिर के 7 पैसे रह गई। क्वार्टरली ईपीएस बता रहा हूं। और अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो उसमें बढ़त है, पहले 3 पैसे थी, अब 28 पैसे हो गई है। यानी ओवरऑल ये पोजीशन है हमारे हाथवे की। अब आप पूछेंगे भाई इसमें शेयर लें या ना लें, जो हमारे अंकुर जी का मेन प्रश्न था। अब भाई इसमें शेयर लेने का क्या है कि देखो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कोई जबरदस्त तो है नहीं, स्मॉल कैप भी है, वक्त बुरा चल रहा है, पर सर पे हाथ किसका है, मोटा भाई का। तो हो सकता है ये कंपनी भागे तो कुछ रुचि सोया की आपको झलक याद दे दे। रुचि सोया के बारे में आप बहुत लोग पूछते हैं मेरे से, मैं उसका क्या बताऊं। अरे भाई वो रोज तो अपर सर्किट में फ्रीज होता है, 1000-2000 शेयरों की उसमें ट्रेडिंग होती है, तो आपको मिलेगा वहां से। सोचना है कि ऐसे शेयर का जिसकी आपको डिलीवरी नहीं मिल सकती। तो हो सकता है हाथ में भी कुछ समय ऐसा बना रहे, रुचि सोया की तरह तो भाग जाएगा। और कहीं ये डेल्टा कॉर्प की तरह होगा, जैसे डेल्टा कॉर्प की बायबैक की न्यूज आई थी, उसके बाद वो अपर सर्किट में फ्रीज था, लोगों ने पकड़ लिया, उसके बाद वो सर्किट खुला और वहीं टिका हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान ही दे रहा है। तो भैया ये जो सटोरिये शेयर होते हैं इनका कुछ पता नहीं होता। इसके लिए मैं यही कहूंगा इसमें उतना पैसा लगाइए कि अगर खत्म भी हो जाए तो दुख ना हो। यानी इसमें आपने कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, MKJ पान सिगरेट स्ट्रैटेजी। पान खा के थूक दिया, सिगरेट पे के फूक दिया। उतना पैसा लगाइए कि अगर बढ़ जाए तो आनंद आ जाए, डूब जाए तो दुख ना हो। क्योंकि अगर ये फ्रीज होता रहा तो अभी पैसा लगेगा तो हो सकता है काफी 5-6 गुना हो जाए, और अगर मर गया तो ठीक है, जीरो हो जाएगा। बाकी मोटा भाई का हाथ है, मुझे लगता तो नहीं है जीरो होगा, लेकिन फिर भी ऐसी कंपनियों में जो अचानक उड़ान बढ़ती है ना ऐसे बुरे माहौल में, तो कहीं ना कहीं वो ऑपरेटर काम कर ही रहा होता है। तो इसमें सावधानी भली दुर्घटना से, ये वाला आपको बात ध्यान रखनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की, और वो है बाजार कल। बाजार कल में हम डिफरेंट तरीके से बाजार को एनालाइज करेंगे और कल किस तरह का बाजार बनेगा, माहौल बेयरिश है, बुलिश है, उस टोन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टेक्निकल चार्ट में। यहाँ 4 पैरामीटर्स में आजकल हम बाजार को डिस्कस करते हैं, कैंडलस्टिक्स, बोलिंजर, आपका MACD और RSI। आइए बात करते हैं कैंडलस्टिक्स। तो देखिए आज जो कैंडल बनी है, लास्ट वाली कैंडल देखिए, वो एक जो है हरी कैंडल बनी है। हरी कैंडल बहुत अच्छी बात है। यानी हरी कैंडल का मतलब हो गया बुलिश कैंडल है, यानी बाजार खुला कम था नीचे और बंद ऊपर में हुआ। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे इसके नीचे की डंडी बहुत लंबी है, इसका मतलब बाजार आज काफी ज्यादा नीचे गिरा पर कहीं ना कहीं वो ऊपर चढ़ गया, और ऊपर की डंडी देखेंगे वो थोड़ी छोटी है, तो यानी बाजार और भी ऊपर गया था पर वापस लौट आया। आज की कैंडल को अगर आप ध्यान देंगे तो ये बोलिंजर बैंड के मिड लाइन जो है, एवरेज लाइन जिसको कहते हैं, उससे नीचे, और आज की कैंडल पिछली कैंडल कल की कैंडल के साथ भी उसके मुकाबले नीचे। कोई गैप नहीं क्रिएट हुआ है, गैप सारे फिल हैं, उसके बावजूद कैंडल जो है नीचे। तो यानी ओवरऑल जो मंदी का माहौल बना है
जब से वो आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बना था और अपना राइजिंग वेज जैसे मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, उन बातों को कंसीडर किया जाए तो बाजार में मंदी का माहौल बरकरार है। यानी अगर देखा जाए 6 कैंडलें ऐसी बन चुकी हैं जो मंदी है। 6 दिन से लगातार बाजार कहीं ना कहीं मंदी के दर्शन करा रहा है और आज बाजार ने काफ़ी नीचे का लेवल टच किया। और मैं बता दूं, ये पीछे जो रिलायंस में तेजी आ गई उसकी वजह से रिलायंस जो अभी भी 1500 से ऊपर चल रहा है, उस कारण ही जो है बाजार जो है 9000 से नीचे नहीं गया। अगर रिलायंस भी करेक्टेड होता ना, ये गारंटी की बात है, आज बाजार 9000 से खासा नीचे होता। तो मोटा भाई ने अकेले ही बाजार को 9000 से ऊपर रखा हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बोलिंजर चार्ट पे अगर हम देखें तो कैंडल्स की बात करें तो कैंडल्स तो अभी भी बेयरिश टोन की तरफ संकेत कर रही है। देखिए कई मेरे मेंबर्स बोलते हैं सर थोड़ा सा आपने इशारा कर दीजिए कि भाई क्या माहौल है, तो मैंने बता दिया, बड़ा क्लियर कट इशारा कर दिया कि कैंडल स्टिक चार्ट को देखने के हिसाब से बाजार कहीं ना कहीं बेयरिश टोन ही दिखा रहा है। अब बात करते हैं आपके किसकी, बोलिंजर चार्ट की। बोलिंजर चार्ट में जो एवरेज लाइन है उसके नीचे है, तो कहीं ना कहीं बाजार जो है कमजोरी दिखा रहा है। अभी अगर नीचे वाले बैंड को टच कर ले बोलिंजर बैंड को, वहां चिपक जाए थोड़ा सा लगातार, तो बाजार में काफी जो है मंदी के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और मंदी कंफर्म हो जाएगी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर हम बोलिंजर बैंड की बात करें, हो सकता है बाजार ऊपर निकल जाए और फिर अपने अपर बैंड को पकड़ ले, लेकिन अभी कहीं ना कहीं बोलिंजर बैंड में भी चूंकि एवरेज लाइन से नीचे है तो आप कहोगे टोन बेयरिश ही है। अब बात करते हैं एमएसीडी चार्ट की आपके सामने। एमएसीडी चार्ट तो जैसे बड़ा कंसिस्टेंट सा हो गया यार। आप मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को, कमेंट में बताइए। अगर मेरी बात जची है तो लाइक का बटन भी दबाइए। आप लाइक का बटन दबाना भूल जाना, बीच बीच में दबाया करिए भाई, एक बार। तो एमएसीडी लाइन को देखिए ध्यान से, वो लगातार उसकी चोंच जो है मिलने को बेकरार है। ऐसा लगता है एमएसीडी लाइन जो है सिग्नल लाइन से मिलने को बेकरार है, वो मिल नहीं पा रही है, बहुत नजदीक पहुंच गई और किसी दिन भी काट के एक बेरिश अच्छा स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर बना देगी। और आप हिस्टोग्राम देखिए, लगातार गिरते जा रहे, साइज छोटा होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है बस अभी ये जीरो हो जाएंगे और फिर जीरो लाइन के नीचे आ जाएंगे। नीचे कब आ जाते हैं, जब हमारी एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को काट के नीचे चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली हम ये देखेंगे कि बाजार में एमएसीडी चार्ट्स के ऊपर बेरिशनेस अच्छी खासी बनी हुई है। अब बात करते हैं आरएसआई की। आरएसआई जो है 80 पे माना जाता है ओवरबॉट और 20 पे माना जाता है ओवरसोल्ड, और ये अभी भी 50 के लपेटे में, ये 48 का है और ये भी कंसिस्टेंटली उसी लेवल पे चल रहा है, 50 के लपेटे में ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम आरएसआई की बात करें तो बाजार न्यूट्रल लगता है। तो एक बार रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं, चारों पैरामीटर्स के ऊपर समरी कर लेते हैं। यानी कैंडल स्टिक में बाजार में बेयरिशनेस टोन है, बोलिंजर बैंड के उस पर भी बेयरिशनेस टोन की छाप है, एमएसीडी पे तो स्ट्रॉन्ग बेयरिशनेस है, स्ट्रॉन्ग बेयरिशनेस। एमएसीडी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है और कैंडलस्टिक भी काफी कंसिस्टेंट है, लेकिन आरएसआई जो है वो न्यूट्रल है। तो 4 में से 3 पैरामीटर कहीं ना कहीं बेयरिशनेस की तरफ संकेत कर रहे हैं और चौथा पैरामीटर थोड़ा सा न्यूट्रल की बात करता है। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो अगर हम कॉल ऑप्शंस की बात करें तो आप देखेंगे अभी भी लगातार वही सिचुएशन बनी हुई है जो पिछले काफी समय से चली आ रही है। सबसे ज्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो है वो 10,000 के लेवल पर है और सेकंड हाईएस्ट 9,500 के लेवल पर है। तो 9,500 और 10,000 दोनों एक काफी क्रूशियल रेसिस्टेंस का लेवल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करते हैं पुट की। पुट की सिचुएशन भी आज और कल की में कोई खास फर्क नहीं आया, लगभग वही ओपन इंटरेस्ट है, हल्का फुल्का सा बड़ा है। और अगर देखा जाए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट का 9,000 के लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट 8,000 के लेवल पे। अगर पुट कॉल के बेसिस पर एक हम रेंज की बात करें तो रेंज की अगर हम बात करें पुट कॉल बेसिस पे, तो अगर हम देखें तो वो जो रेंज है वो नजर आती है कि बाजार जो है कहीं ना कहीं 9,000 से लेकर 9,500 के बीच लगता है मेंटेन रहेगा और काफी समय से इसी रेंज में वो चल भी रहा है, क्योंकि पुट कॉल का डेटा ही ये बात बता रहा है। अगर वोलेटिलिटी बाजार में बहुत ज्यादा नहीं रहती, बाजार में वोलेटिलिटी कम रहती है, तो बाजार कहीं ना कहीं 9,000 और 9,500 के लपेटे में रहेगा। अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऊपर में बाजार अगर ऊपर की तरफ बढ़ती है तो बाजार 10,000 की तरफ भाग सकता है। जैसे स्टिमुलस पैकेज आना है, मान लीजिए बहुत अच्छा आ जाता है, बाजार बड़ा हैरान रह जाता है, तो हो सकता है बाजार यहां से भागे तो 10,000 की तरफ कोशिश करेगा भागने की, पर 10,000 को तोड़ने में उसकी जान निकल जाएगी। और इसी तरह अगर मान लो स्टिमुलस पैकेज या कोई और बैड खबर आ जाती है तो बाजार नीचे की तरफ अगर जाता है तो कहीं ना कहीं वो 8,000 की तरफ जाएगा। अब देखिए दो आप सपोर्ट लेवल देखते हैं, एक 9,000 का और एक 8,000 का। 8,000 9,000 में खासी दूरी है, तो उसको आप एवरेज भी ले सकते हैं, वो 8,500 हो जाता है। यानी नीचे की तरफ मैं सोचता हूं अगर वो 9,000 काटेगा तो उसके बाद भी
8 काटने में उसको दिक्कत होगी, क्योंकि 8.5 का ओपन इंटरेस्ट भी ऐसा नहीं है कि 8,000 के लेवल से बहुत कम हो, वो आसपास का ही ओपन इंटरेस्ट है। यानी ऑल दो सेकेंड हाईएस्ट तो 8,000 रुपये, लेकिन मेरा ये मानना है कि 9,000 के बाद 8,500 भी एक भारी सपोर्ट का काम करेगा, इसको काटना भी उतना आसान नहीं है। यानी अगर वोलेटिलिटी कम रहती है तो बाजार 9,000 से 9,500 के बीच रह सकता है, और वोलेटिलिटी बढ़ती है, कहीं ना कोई एक फटाका जैसी न्यूज आती है तो बाजार जो है एक बड़ी रेंज पकड़ सकता है। उस केस में नीचे में 8.5, और अगर वो भी तोड़ा तो 8, और ऊपर में 10 लगता है। इसके बाहर जाना बाजार के लिए अभी के हालातों में मुश्किल ही नजर आता है। बात कर लेते हैं पुट कॉल रेशियो की। पुट कॉल रेशियो जो है अगर इंडेक्स लेवल पे देखा जाए तो रेशियो गिर गया है, इस बार कल 1 से ऊपर चला गया था, फिर गिर गया है, और स्टॉक ऑप्शन लेवल पे बढ़ गया है, और एफएनओ टोटल के लेवल पर वो आपका जो है गिर गया। तो ये पुट कॉल रेशियो अगर 1 से नीचे होता है तो कहीं ना कहीं जो है बाजार बुलिश होता है, 1 से ऊपर होता है तो बेरिश होता है। तो इस वक्त टोन हल्की सी बुलिश बन रही है, ऑल्दो 1 के आसपास ही है। 1 वैसे अपने आप में न्यूट्रल लेवल है, आधे और उसके नीचे चला जाए तो काफी बाजार बुलिश हो जाता है, और ऊपर में इसी तरह 1.5-2 के आसपास पहुंच जाए तो बाजार काफी बेरिश हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यही कहेंगे कि टोन तो न्यूट्रल ही है, पर अगर उसमें हम थोड़ा सा न्यूट्रल किस तरह का है तो आप यही कहेंगे डाटा को देखते हुए आज का बुलिश न्यूट्रल है, ये कहा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, एफआईज और डीआईज की। एफआईज की बात करें, एफआईज का अगर आप डेटा देखेंगे आज बाइंग उन्होंने बढ़ाई है, लगभग 900 करोड़ की ज्यादा बाइंग करी है, और सेलिंग भी उन्होंने बढ़ाई है, पर सेलिंग उन्होंने लगभग 3,000 करोड़ की ज्यादा करी है। तो कुल मिला के उन्होंने आज नेट में माल बेचा है, यानी एफआईज ने कल नेट में 534 करोड़ का माल और आज 1662 करोड़ का माल बेचकर वो बाहर चले गए। तो एफआईज कहीं ना कहीं माल बेचने पे लगे हो। ओवरऑल देखेंगे काफी समय से वो माल बेच रहे हैं, बीच में फॉर ए चेंज कहते हैं ना, फॉर ए चेंज थोड़ा खरीद लिया, अदरवाइज तो कटाई पे ही लगे हो। बात करें डीआईज की, तो डीआईज ने आज कल के मुकाबले ज्यादा बाइंग करी। कल उनकी बाइंग जो थी लगभग 3800 करोड़ की थी, और आज 5326 करोड़ के आसपास है। और अगर सेलिंग की बात करें तो वो भी ज्यादा है, लगभग 1000 करोड़ से। कल 4620 करोड़ की सेलिंग थी, आज 5690 करोड़ की सेलिंग है। ओवरऑल नेट सेल्स दिखा जाए तो कल के मुकाबले आज गिरी है। कल डीआईज ने 821 करोड़ की नेट बिकवाली की थी, और आज 364 करोड़ की नेट बिकवाली करी है। तो अगर हम डेटा को देखें तो आज एफआईज ने तो बहुत सारा पैसा बाहर निकाला है, डीआईज ने भी पैसा निकाला है, पर कल के मुकाबले कम निकाला है। अब हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल में अगर आप देखेंगे ओवरऑल बिकवाली में जो नेट बिकवाली है उसमें काफी बढ़त देखने को मिली है। कल जो नेट बिकवाली थी लगभग 300 करोड़ के आसपास थी, टू बी एग्जैक्ट 286 करोड़ की थी, और आज वो बढ़ के 2026 करोड़ की हो गई है। इसको देखा जाए अगर बाइंग और सेलिंग देखी जाए दोनों लेवल्स पे बढ़ी है, कल के मुकाबले खासी बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल सेलिंग में ज्यादा इंक्रीज आया है, जिसकी वजह से ओवरऑल नेट सेल्स जो है काफी अच्छी मात्रा से बढ़ी है, यानी बहुत सारा पैसा जो है बाजार से निकाला गया है। तो ये पोजीशन थी अपने प्यारे राज दुलारे एफआईज और डीआईज की। आइए अब जाते जाते बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों की। आइए अंतरराष्ट्रीय बाजारों को अगर देखें तो आज जो अंतरराष्ट्रीय बाजार संकेत दे रहे हैं, मिले जुले दे रहे हैं, तो इसलिए जो लोग बेयर्स हैं यानी गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं वो भी खुश हो जाएं, और जो लोग तेजी की उम्मीद कर रहे हैं वो भी खुश हो जाएं। एक ही इंडेक्स जो अमेरिकी है वो आपको हरे में नजर आएगा, वो है डाउ जोन्स 30, इस वक्त लगभग 0.31% बढ़ा हुआ है। और अगर हम बात करें S&P 500 की, तो S&P 500 अगर आप देखेंगे वो लगभग जो है 0.06% गिरा हुआ है, यानी वो फ्लैट ही है, और नैस्डैक भी फ्लैट ही है। स्मॉल कैप 2000 में थोड़ी ज्यादा गिरावट को देखने को मिल रही है, वो लगभग 1.2% की है, यानी डाउ जोन्स थोड़ा सा ग्रीन में है, S&P 500 नैस्डैक दोनों फ्लैट हैं, और स्मॉल कैप 2000 नो डाउट 1% से ज्यादा गिरा हुआ है। टोरंटो की बात करें तो वहां पर 0.37% की तेजी नजर आ रही है, और बोस्पा यानी ब्राजील की बात करें तो वहां पर 1% की तेजी है। तो यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार मिले जुले संकेत दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ साथ अगर आप मेरे YouTube के मेंबर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है उसको दबा दीजिए। आप 3 तरह के मेंबर बन सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। सबसे ज्यादा शेयरिंग मैं डायमंड में करता हूं, और आजकल तो मैं रोक ही रहा हूं, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि माहौल ही थोड़ा खराब है। जैसे ही बाजार और गिरेगा तो हम लोग एक्टिव हो जाएंगे, और तेजी के साथ मैं अपने GTT आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्टॉक वाइज डिटेल मैक्सिमम अगर आप जानना चाहें तो डायमंड मेंबर
मेंबरशिप ज्वाइन करिए। और अदरवाइज गोल्ड में भी काफ़ी कुछ है, और अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं, आपकी शुरुआत है, आपका ध्यान केवल सेफ म्यूचुअल फंड में, तो आप सिल्वर के मेंबर भी बन सकते हैं। सारे पर्क्स आप जब ज्वाइन का बटन दिखाएंगे तो सामने आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेरे पर्सनल मेंबर बनना चाहें, गुफ्तगू करना चाहें, व्हाट्सएप के माध्यम से रियल टाइम बेसिस पे जुड़े रहना चाहें, तो आप सफायर और रूबी मेंबर बन सकते हैं। सफायर में मैं कैश एंड कैरी, म्यूचुअल फंड, सारी सेफ चीज़ों की डिस्कशन करता हूं, और रूबी के अंदर ये सफायर वाली तो सारी बातें आती हैं। इसके अलावा FNO आ जाता है। क्यों? क्योंकि FNO में रिस्क होता है, रूबी R से होता है, तो वो भी आ जाता है। इसके अलावा आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। लोग भारी मात्रा में उसको ज्वाइन कर रहे हैं, और उसका लिंक ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं रोज लेके आता हूँ आपके लिए गुड मॉर्निंग अपडेट्स और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स एंड टिटबिट्स। और हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड अप्लाई करना चाहें या आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहें, तो सबके मैंने रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ जाके आप खुलवा सकते हैं। और अच्छी स्टॉक एक्सचेंज की से रिलेटेड किताबें पढ़नी हो तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट में खूब 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 तरक्की करें और पैसा कमाएं। बाय बाय।